हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस जो अच्छा क्वेश्चन है। आज का हमारा चलो देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जारी चौथी औद्योगिक क्रांति 4IR का निकट परिपूर्ण उदाहरण है। इसमें देखते हैं आगे। पहला है पेसमेकर, दूसरा है जेनोबॉट्स, तीसरा है स्मार्ट रेलवे कोच। तो ये तीनों इसके उदाहरण हैं, पेसमेकर, जेनोबॉट्स और स्मार्ट रेलवे कोच। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी डी, क्योंकि हमारे ऑप्शन तीनों सही, ए बी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व आर्थिक मंच ने निम्नलिखित में से किस शहर को और चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में चुना है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है हैदराबाद, दूसरा है मुंबई, तीसरा है सिडनी और चौथा है टोक्यो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें हैदराबाद। ऑप्शन कौन सा होगा? हैदराबाद। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो विश्व आर्थिक मंच ने किस शहर को चुना है? हैदराबाद को चुना। हैदराबाद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समुद्रगुप्त जो है, इसका एक और नाम है। इसको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का और क्या मतलब, इसको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। इसका नाम क्या था? हरिसेन। ये तीनों गलत हो जाएंगे। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? हरिसेन। और इसने क्या लिखा था? कौन सी पुस्तक लिखी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति। इसने कौन सी चीज़ें लिखी, किताब लिखी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति। और इसमें उसने समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। विजयों का वर्णन किया गया है। तो समुद्रगुप्त का नाम क्या बताया हमने? भारत का नेपोलियन। और इसका जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था। और हरिसेन जो है, इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति नामक पुस्तक लिखी जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवाधिकारों के लिए भारत द्वारा किए गए संवैधानिक प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस भाग में शामिल किया गया है? तो मानवाधिकार है, तो एक तो है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य की निर्देशक तत्व। इसमें किस भाग में शामिल किया गया? दोनों भागों में शामिल किया गया। मूल अधिकार में भी है और राज्य के निर्देशक तत्व में भी है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि मूल अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद तक हैं? तो अनुच्छेद 14 से 32 इसमें जो है दिया गया मूल अधिकारों के बारे में। और राज्य के निर्देशक तत्व जो होते हैं वो 36 से 51 तक हैं, इस भाग में रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन सलाहकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देखते हैं, जो सही होता है उस पर टिक करते रहते हैं। पहला है, जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। मतलब सांविधिक निकाय है। तो ये बिल्कुल सही है, 1980 के तहत ये सांविधिक निकाय है। तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा है, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है वन सलाहकार समिति काम करती है। तो ये भी सही है। ये समिति किसके आधार पर काम करती है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आधार पर। तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा है, यह समिति गैर वन उपयोगों से जैसे खनन, औद्योगिक परियोजनाओं आदि के लिए वन भूमि के प्रयोग की अनुमति देने और सरकार को वन मंजूरी के मुद्दे पर सलाह देने का कार्य करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि यह समिति जो है किस कौन सी चीज़ों की सलाह देती है? जैसे खनन हो गया, औद्योगिक परियोजनाएं होंगे आदि के लिए भूमि प्रयोग की अनुमति देती है ये। और सरकार को वन मंजूरी के
मुद्दे पर सलाह भी देती है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो इसका मतलब है ABC, मतलब 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल किया गया? तो ये पहली बार शामिल किया गया है इस खेल को, कैनो स्लालोम, इस खेल को शामिल किया गया है। ये इस बार इसमें K2 इवेंट में पुरुष में जीता है इन्होंने प्रद्युम्न सिंह राठौर। इस इवेंट में जीता है प्रद्युम्न सिंह राठौर ने। और महिला में मानसी बाथम ने जीता है। इन्होंने 250 मीटर कोर्स पे रेस में 596 सेकंड में तय किया इन्होंने, 596 सेकंड। तो और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश में। तो जो यूथ गेम है, पहली बार इसमें किसको शामिल किया गया? कैनो स्लालोम को। और इसमें K2 इवेंट में प्रद्युम्न सिंह राठौर ने विजय प्राप्त की, या इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। प्रद्युम्न सिंह राठौर ने स्वर्ण पदक जीता। और महिला में C2 इवेंट में मानसी बाथम ने स्वर्ण पदक जीता। और एक इसमें जीता है 250 मीटर कोर्स वाली रेस पे 500 इसको पूरा किया 596 सेकंड में। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? मध्य प्रदेश में रहने वाली हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है कैनो स्लालोम। इसको वाटर स्लालोम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अति संवेदनशील क्षेत्र ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसमें भी जो सही होते हैं उस पर टिक करते चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। कितने किलोमीटर की भूमि ली गई है? 10 किलोमीटर। तो पहला वाला सही है, तो पहला वाला ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, ESZ में कृषि या बागवानी प्रथाएं निषिद्ध होती हैं। अब कृषि या बागवानी प्रथाएं निषिद्ध होती हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें निषिद्ध गतिविधियां हम बताते हैं अभी। निषिद्ध गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो जैसे हो गया वाणिज्यिक खनन, ये कौन सी गतिविधि है? ये भी निषिद्ध गतिविधि है। आरा मिलें जैसे हो गया, आरा मिलें। प्रदूषण उद्योग हो गए, जैसे उसके आसपास जो है प्रदूषण उद्योग नहीं होना चाहिए, जैसे जिससे ऐसा उद्योग नहीं होना चाहिए जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो। और जैसे नदी घाटी परियोजना नहीं होनी चाहिए, नदी घाटी परियोजना नहीं होनी चाहिए। और जो लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग। ठीक है, तो निषिद्ध गतिविधियाँ ये हैं, एक तो वाणिज्यिक खनन हो गया, आरा मिलें नहीं होनी चाहिए, प्रदूषण कोई उद्योग नहीं होना चाहिए, नदी घाटी परियोजनाएं नहीं होनी चाहिए, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये निषिद्ध गतिविधियाँ हैं। और जो कि इसमें हमारे ये नहीं है कृषि या बागवानी, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, कृषि या बागवानी इसमें नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन केवल सही है? केवल पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये सबको पता होना चाहिए, ये राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान मतलब क्या है? ये एक पक्षी अभयारण्य है। क्या है ये? पक्षी अभयारण्य। और ये पक्षी अभयारण्य है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लगभग कितनी प्रजातियां इसमें हैं। तो इस पक्षी अभयारण्य में लगभग 365 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, और जिसमें कई प्रजातियां जो हैं दुर्लभ या और संकटग्रस्त हैं।
ठीक है। इसमें कई प्रजातियां जो हैं दुर्लभ और संकटग्रस्त भी हैं। जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है साइबेरियाई क्रेन, साइबेरियाई क्रेन, ठीक है। और एक चीज़ और जो ज़रूरी है याद करना, ये जो है यूनेस्को के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और ये दुनिया के मतलब बड़े बड़े पक्षी विहारों में से एक है, ठीक है। और जो चिल्का झील है हमारी, चिल्का झील और केवलादेव, ये दोनों जो हैं 1981 में पहले रामसर स्थल के रूप में चुने गए थे, स्थल के रूप में चुने गए थे, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना यहाँ पे, एक तो ये कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक पक्षी अभयारण्य है और इस पक्षी अभयारण्य में 365 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं। और संकटग्रस्त प्रजातियों में से अगर हम देखें तो ये साइबेरियाई क्रेन है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसमें जो है दुनिया के बड़े बड़े पक्षी विहारों में से ये एक पक्षी विहार है, अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इसमें 1981 में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को पहले रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था 1981 में। तो हमने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतना कुछ जाना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तो पहले ही बता दिया था, राजस्थान। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। धन्यवाद।